स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5th जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये बताया था। उन्होंने एक कार्क लिया था। कार्क क्या होता है? वृक्ष की जो छाल होती है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है, उनको उन्होंने निकाला और सूक्ष्मदर्शी में जो उन्होंने खुद ही बनाया था उसमें रखा और उन्होंने देखा कि उसकी संरचना कैसी थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे खंड बने हुए थे उस संरचना के अंदर। तो इन छोटे छोटे प्रकोष्ठों को या खंडों को उन्होंने क्या कहा? कोशिका। जो भी छोटे छोटे खंड उसके अंदर दिखाई दिए उसे उन्होंने क्या कहा? कोशिका। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटे कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। अब हम आगे बात करते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। हम ये जानते हैं कि जो सभी जीवित जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इसके लिए आपकी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है कि प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले, उसकी जो झिल्ली होती है जब आप उसे काटेंगे तो पतली सी झिल्ली दिखाई देगी उसकी भीतरी सतह पर। उसे काट कर तुरंत आप क्या करेंगे? वॉच ग्लास में रखेंगे और फिर स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड पर कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे जिससे कि क्या होगा? वो सूखे ना। अब इसके ऊपर पेंट ब्रश की सहायता से आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं। आयोडीन की कुछ बूंदे डालने के बाद इसके ऊपर कवर स्लिप लगाई जाती है। फिर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है। ऐसा माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी जिसे कहा जाता है। ये आपकी लैब में आपको आसानी से दिखाया जाएगा। जब माइक्रोस्कोप में इसे देखा जाता है तो इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है। जो प्याज की झिल्ली की हमने देखी थी, बात करी थी, इसकी संरचना कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। ये जो प्रत्येक खंड है इसे हमने कोशिका कहा और इसके अंदर एक अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सा देख रहे हैं, इसे हम केंद्र कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो संरचनाएं हैं ये सभी अलग अलग स्लाइड बनाने पर हमने देखा कि अलग अलग टाइप की संरचनाएं दिखाई देती है। ये संरचनाएं हैं क्या? अब हम इनके बारे में जानेंगे। ये सभी संरचनाएं एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर हम शलकंद की बात करें तो उसमें अलग टाइप की कोशिकाएं दिखाई देंगी, प्याज में अलग टाइप की कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो ये छोटी छोटी संरचनाएं ही प्याज की मूलभूत इकाई है जो प्याज को बनाती है। और इन संरचनाओं को हमने क्या कहा है? कोशिका। सिर्फ प्याज ही नहीं, हर जीव जंतु जो हमें आसपास दिखाई दे रहा है, जीवित है, वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ होता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात अपना जो उनका पूरा शरीर होता है वो सिर्फ एक कोशिकीय होता है। ऐसे कोशिका को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका एक कोशिका ही उनके पूरा शरीर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं या हम ऐसे हैं जो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, फंजाई, पादप जंतु, सभी प्रकार के जो पादप जंतु हैं वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कोशिकाएं बनती कैसे हैं। सबसे पहले एक कोशिका होती है जिसका विभाजन हो जाता है, वो टूट जाती है। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 और इसी प्रकार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। तो सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। मतलब कि जो कोशिका है, पहले से एक कोशिका है, उसमें विभाजन हुआ है और उसी से ही नेक्स्ट कोशिका बनती है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ बताया गया, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी और उन्होंने ये कोशिका, निर्जीव कोशिका, जो कॉर्क होता है वो निर्जीव होता है, वहां से देखी थी। इसके बाद ल्यूवेनहॉक 1674 में, ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1674 में तालाब में जो छोटे छोटे जीव होते हैं तालाब के ऊपर जो स्वतंत्र रूप से तैरते होते हैं उन जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखा था, सूक्ष्मदर्शी में देखा था। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831। इन्होंने कोशिका के अंदर, हमने भी बात करी थी कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक डोर देखा था, डोर जैसे स्ट्रक्चर देखी थी, उसे उन्होंने केंद्रक कहा था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक का पता लगाया। इसके बाद जेई पुरकिंजे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में कोशिका के अंदर, केंद्रक है, केंद्र के बाहर चारों तरफ एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? जैविक द्रव्य। इसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, एम स्लीडन और टी स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका
से बने होते हैं। यहाँ पे कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, तो सभी पौधे और जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। और ये जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। इसके बाद आगे साइंटिस्ट आए थे विर्चो ने क्या कहा था 1855 में, उन्होंने इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे कि हमने बताया कि एक कोशिका होती है, वही विभाजित होकर आगे नेक्स्ट कोशिका बनाती है। तो इसके बारे में किसने बताया था हमें, विर्चो ने 1855 में। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिका की खोज हो चुकी थी। उसके बाद ही कोशिकाओं की जटिल संरचना को आराम से समझा गया था। अभी हमने देखा कि जो प्याज की झिल्ली देखी थी या फिर किसी भी पत्ती की कोशिका की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, जब इनकी स्लाइड बनाई जाती है तो इसमें सभी संरचनाएं समान दिखाई देती हैं। तो इन संरचनाओं को हमने क्या कहा था, कोशिका। ये कोशिकाएं जो दिखाई गई थी, ये संरचनाएं जो दिखाई गई थी, ये अलग अलग शेप या आकार की हो सकती है। जैसे कि अगर चिकनी कोशिका की बात करें तो वो इस शेप की दिखाई देती है। रुधिर कोशिकाओं की बात करें तो वो वर्गाकार या गोल शेप में होती है। अगर तंत्रिका कोशिका की बात करें तो वो थोड़ी इस टाइप की दिखाई देती है। आपको भी आगे आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। कोशिका की आकृति अलग अलग टाइप की होती है, उनका आकार और उनकी आकृति विशिष्ट टाइप की होती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपना आकार बदल सकती है, उन्हें जैसे कि एक कोशिकीय अमीबा अपना आकार बदल लेती है, जबकि बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपना आकार स्थिर बनाए रखती है, बदल नहीं पाती है। इसका एग्जाम्पल है तंत्रिका कोशिका। अब प्रत्येक जीवित कोशिका की मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। हर कोशिका में कुछ न कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, जो सजीवों का गुण है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका एक ही कोशिका उसके शरीर का सारा काम करती है, जैसे कि नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासन करना, उनको बाहर निकालना, श्वसन। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, उनकी कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। जैसे कि आमाशय की कोशिका भोजन का पाचन करेगी, हृदय की कोशिका रुधिर को पंप करेगी। जैसे कि हमारे घरों में होता है कि हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है और मिलकर हम परिवार निभाते हैं, उसी तरह से जो कोशिकाएं हैं बहुकोशिकीय जीव में सब कोशिकाएं अपना अपना काम करती हैं। अब इन कोशिकाओं में हमने पढ़ा था कि इसके कोशिका के बीच में हमने देखा था कि यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों तरफ हमने देखा था कि इसके चारों तरफ जीव द्रव्य पाया जाता है। अब इस जीव द्रव्य में कुछ स्पेशल घटक पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इस टाइप के कुछ विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिका के काम को करने में मदद करता है। मतलब कि इसके सेंटर में क्या मिला, केंद्रक मिला, चारों तरफ जैविक एक द्रव्य मिला जिसे हमने क्या कहा, जीव द्रव्य कहा या कोशिका द्रव्य कहा, और कुछ विशिष्ट घटक मिलते हैं जो इसको काम करने में मदद करते हैं, इसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये कोशिकांग जो है जो सभी कार्य को करने में मदद करती है कोशिका की। इसी तरह इसी सब से मिलकर जो कोशिका है वो क्या हो जाती है, एक मूलभूत इकाई हो जाती है, संरचना हो जाती है जो शरीर का सारा काम करती है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की, अभी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है जो कार्य कर रही है, मतलब इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और क्या है, ये एक कार्य क्रियात्मक का मतलब है कि कार्य कर रही है। तो इसीलिए जो कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब हम बात करते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है। तो सबसे पहले कोशिका के मुख्य 3 भाग हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। 3 पार्ट इसके मुख्य है, प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। जैसे कि मान लो ये कोशिका है तो जो बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, यहाँ से ये इसको अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली में से कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने की परमिशन होती है, मतलब यहाँ से कुछ पदार्थ अंदर जा सकते हैं और यहाँ से कुछ पदार्थ बाहर जा सकते हैं। तो इन्हीं पदार्थों की गति के कारण जो कि कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती, तो ये सिलेक्टिव होती है, सिलेक्ट करती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब कि वो चयन करती है कि किन पदार्थों को अंदर जाने देना है, किन पदार्थों को अंदर नहीं जाने देना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कोशिका के अंदर भी जा सकते हैं, कोशिका के बाहर भी जा सकते हैं, आसानी से कोशिका झिल्ली में से आर पार जा सकते हैं। और किस विधि द्वारा होता है? ये विसरण द्वारा। विसरण की विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर और बाहर जा सकते हैं। और विसरण हम पढ़ चुके हैं कि विसरण क्या होता है? पदार्थों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। अर्थात अगर एक जगह पदार्थ ज्यादा है तो हम उसे उच्च सांद्रता वाला पदार्थ कहेंगे, और एक जगह अगर पदार्थ कम है तो उसे निम्न सांद्रता। तो विसरण हमेशा पदार्थों की गति जो होती है हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। इसे समझने के लिए जब कोशिका में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जब कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो CO2 है वो एक अपशिष्ट है, उसे निकालना जरूरी है। जब कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है अर्थात उसकी कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता बढ़ गई है उसके बाहरी पर्यावरण के अकॉर्डिंग, तो उसको CO2 को बाहर निकालना जरूरी है। इसी तरह से अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और बाहर कोशिका के बाहर CO2 की मात्रा ज्यादा है तो उसे क्या होगा? वो बाहर से अंदर प्रवेश कर सकेगी। तो अभी हमने यहाँ पे देखा अगर कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है तो वो CO2 कोशिका के बाहर चली जाएगी विसरण विधि द्वारा। इसी तरह अगर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी। जैसे कि विसरण की विधि होती है वैसे ही जब जल के अणुओं का विसरण विधि द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उसे हम परासरण कहते हैं। उस विधि को हम क्या कहते हैं? परासरण। जब जल के अणुओं का कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अंदर या बाहर जाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं परासरण। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति द्वारा जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा भी के कारण भी प्रभावित होती है। अब अगर हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखते हैं तो क्या होता है? देखिए, जंतु कोशिका या पादप कोशिका को हमने शक्कर या नमक के विलयन में रखा तो नंबर फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है? यदि कोशिका को तनु विलयन में रखते हैं, तनु विलयन से मतलब है कि ऐसा विलयन, अगर हमने 1 गिलास पानी लिया है उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम शक्कर डाल देते हैं तो ऐसे विलयन को, जब जिसके अंदर शक्कर या नमक की मात्रा बहुत कम है, ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। जब कोशिका को ऐसे तनु विलयन के अंदर डाल देते हैं तो क्योंकि कोशिका के बाहर जल बहुत ज्यादा है तो ये कोशिका परासरण, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है? जल बहुत ज्यादा है तो वो कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? अल्प परासरण दाबी विलयन। जब ऐसे विलयन में कोशिका को रखा जाता है तो कोशिका के अंदर क्या जाएगा? जल एंटर करेगा, जिससे कि क्या होगी? कोशिका अंदर से फूलने लग जाएगी। जब जल अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होगी? फूलने लगेगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसके कोशिका के अंदर का जो सांद्रण है, बाहर का जो सांद्रण है, दोनों की सांद्रता क्या हो? बराबर हो। दोनों की सांद्रता क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समपराश्रयी विलयन। और जब कोशिका को समपराश्रयी विलयन में रखा जाएगा तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? ना तो कोशिका के बाहर जल जाएगा ना ही अंदर जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो जल है वो कहाँ जाता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है? यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जो बहुत अत्यधिक सांद्र है। अगर कोशिका को, मान लो हमने एक कोशिका लिया और 1 गिलास पानी और उसमें 10 चम्मच चीनी या 12 चम्मच चीनी लेके उसे विलयन बना दिया। अब ऐसे में हम कोशिका को ऐसे विलयन के अंदर, अत्यधिक सांद्र विलयन के अंदर रखते हैं तो जो कोशिका के अंदर जल है वो कोशिका से बाहर निकलने लग जाएगा, जिससे कि क्या होगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अति परासरण दाबी विलयन। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? अति परासरण दाबी विलयन। अब ऐसे एक और क्रियाकलाप दिखाई गई है आपकी बुक में। इसमें कहा है कि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में अगर डालें तो उसका जो कवच है, हार्ड जो उसकी शेल है वो हट जाएगी, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इसकी बाह्य झिल्ली जो है, जब उसे मतलब कवच रहित जब हमने अंडा बना दिया उसको हम शुद्ध जल में रखते हैं। जब ऐसी झिल्ली, ऐसे अंडे को जिसमें कवच नहीं है उसे हम शुद्ध जल में रखते हैं तो क्या होगा? अंडा फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध जल में रखेंगे तो जल उस अंडे के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे कि क्या होगा? जो अंडा है वो फूल जाएगा। यदि इसी कवच रहित अंडे को हम सांद्र विलयन में रखते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था सांद्रित विलयन में रखते हैं, तो अंडा सिकुड़ जाएगा। ये वही बात है जो भी हमने समझी थी, उसी को दोबारा अच्छे से समझाया गया। इसी तरह से शुकी किशमिश के साथ में भी अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सेम यही रिजल्ट आता है।
परासरण का महत्व क्या है? एक कोशिकीय जीव में जल जो है, पादप कोशिकाएं जो हैं वो जल को ग्रहण करती है। इसके अलावा जो पादपों की जड़ें हैं वो भी क्या जल का अवशोषण किस विधि द्वारा करती है? परासरण के द्वारा ही करती है। इसके अलावा विसरण की देखें तो गैसों का आदान प्रदान करने में विसरण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया प्लाज्मा झिल्ली बहुत लचीली होती है। जिस कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे थे वो क्या होती है? बहुत लचीली होती है और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों के बाह्य आकार से भोजन अथवा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि जैसे कि ये अमीबा है, अगर इसके बाहर कुछ भोज्य पदार्थ है तो ये अपनी आकृति बदल कर उस भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटिस। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटिस। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ भोजन कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाता है। जैसे CO2 अभी हमने देखा कि ये क्या है? गैस है, तो गैस विसरण विधि द्वारा, और पानी क्या है? जल है, तो ये परासरण विधि द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि किन पदार्थों को अंदर जाने देना है और किन को नहीं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली, लेकिन पादपों में, स्पेशली सिर्फ पादपों में, इसके बाहर भी एक आवरण प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचना देता है, उसका शेप देता है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, जब हम किसी भी कोशिका को जब किसी कोशिका को हम बहुत सांद्र विलयन में रख देते हैं तब क्या होगा? कोशिका से जो क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। परासरण विधि के द्वारा पानी की हानि होगी, तो कोशिका झिल्ली समेत सभी आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी बाहर निकलेगा तो सभी पदार्थ क्या होंगे? संकुचित हो जाएंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? जीव द्रव्य कुंचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ फिर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है आपके कि रियो की लीफ, ये एक प्लांट है, इसकी लीफ को की अगर स्लाइड बनाए, जैसे अभी हमने प्याज की स्लाइड बनाई थी वैसे स्लाइड बनाए, और इसको अगर इसकी झिल्ली को हम क्या करते हैं? शक्कर या नमक के सांद्र विलयन में रखते हैं तो क्या होगा? कुछ समय पश्चात क्या होगा? जब सांद्र विलयन में रखेंगे तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। ये कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर इसी रियो की लीफ को हम कुछ समय तक पानी में उबाल लेते हैं, उबालने से क्या होगा? इसकी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब हम इसे अगर सांद्र विलयन में रखते हैं तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी कोशिका मर चुकी हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो परासरण की प्रक्रिया है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं के लिए होती है, मृत कोशिकाओं पे उसके कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे बीच में ये थोड़ा सा बताया गया है कि जो रियो की लीफ है इसके अंदर हरे कलर के कण, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरे कलर के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इसमें एक हरा पदार्थ भरा होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब फिर से बात आती है कि परासरण क्यों जरूरी है या कोशिका भित्ति क्यों जरूरी है। परासरण का हमने पढ़ा था कि क्या होगा? कोशिका से जल अंदर या बाहर जाएगा, तो कोशिका भित्ति की क्यों जरूरत है? अगर कोशिका को हम बहुत अत्यधिक सांद्र विलयन में या तनु विलयन में, अगर हम तनु विलयन में रख देते हैं तो क्या होगा? जल उसके अंदर प्रवेश करने लगेगा। जैसे कि बैक्टीरिया, कवक या कोशिका, जो पौधों की कोशिका को अगर हम तनु विलयन में रख देते हैं तो जल उसके अंदर एंटर करेगा, और जब अंदर एंटर करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि शायद वो फट जाए। तो उसे फटने से रोकने के लिए एक दाब लगाया जाता है। वो कौन लगाया? किससे लगाया जाता है? कोशिका भित्ति द्वारा, जिससे कि उसकी शेप बनी रहे, उसका आकार बने रहे, वो फटे ना। तो इसीलिए जो कोशिकाएं हैं वो परिवर्तनीय, जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। अभी हमने देखा था कि ये हमने प्याज की कोशिकाएं दिखाई गई थी, तो बीच में कुछ डॉट जैसे स्ट्रक्चर थी जिसे हमने क्या कहा था? केंद्रक।
जिसे हमने क्या कहा था, केंद्रक। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, अगर आप गाल के अंदर की जो स्किन है उसको चम्मच से खुरच कर माइक्रोस्कोप में देखें और उसे मेथिलीन ब्लू के साथ में कलर करें तो आपको केंद्रक जैसी संरचना दिखाई देगी, डोट जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसे केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक जैसे कि ये कोशिका है, जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर हमने देखा था थोड़ा सघन पदार्थ था जिसे हमने क्या कहा था, केंद्रक कहा था। तो केंद्रक के बाहर भी क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, दोहरी परत प्रेजेंट होती है, जिसे हमने क्या कहा है, केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली थी वैसे ही केंद्रक के बाहर भी एक परत मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरी परत मिलती है। ये बात का ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो यहाँ कोशिका द्रव्य है वो आसानी से केंद्रक के अंदर जा सकेगा और बाहर निकाला जा सकेगा। अब केंद्रक के अंदर, जब हम केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर इस टाइप से क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, छड़ाकार दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण क्या होता है, जो माता पिता से डीएनए के रूप में बच्चों में आते हैं, अगली संतति में आते हैं। माता पिता से जो गुण उनके बच्चों में आते हैं उन्हें हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो जो डीएनए के रूप में कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर। आप अपने पेरेंट्स के लगभग समान दिखाई देते हैं, तो ये गुण कौन लिए रहता है, ये गुण डीएनए लिए रहता है, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमने कहा, अभी ध्यान से सुनिए दोबारा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर सारे वो गुण होते हैं जो वो अपने माता पिता से अपने बच्चों में पहुंचाता है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए स्पेशल खंड होते हैं जो एक स्पेशल प्रोटीन से बंधे होते हैं, ठीक है। अब डीएनए, जैसे कि मान लो कि ये क्रोमोसोम है, इसके हमने इस पार्ट को हमने क्या कहा, ये है डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए के छोटे से भाग को, एक क्रियात्मक खंड को, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। कुछ एकदम छोटा जो पार्ट है वो क्या है, जीन है। उसके बाद डीएनए बना है, डीएनए के साथ प्रोटीन लगकर क्रोमोसोम्स बनाता है। जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो ये हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो ये क्रोमेटिन पदार्थ के समान दिखाई देता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे के समान एक जाल सा, जब विभाजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये इस टाइप का दिखाई देगा, लेकिन जब विभाजन नहीं होता तो ये इस टाइप से बिखरा हुआ सा दिखाई देता है। कोशिका विभाजित जब होने वाली होती है तो ये क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण होता है। यह एक प्रकार की एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कोशिका होती है जो विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, फिर ये दोनों कोशिकाएं आगे विभाजित होकर चार कोशिका बनाएंगे। इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। जब कोशिका विभाजित होती है तो उनके साथ साथ उनका केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया है कि ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होती है और यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक, अच्छे से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता है, ना ही इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ना तो केंद्रक सुस्पष्ट है, ना ही केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक वाले, सिर्फ क्या होगा, जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो क्रोमेटिन पदार्थ ही होगा यहाँ पे। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। और ये इसको हम केंद्रक ना कहकर, जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक ना कहकर हम इसको क्या कहते हैं, केंद्रकाय। क्या कहा जाता है, केंद्रकाय। और जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर अच्छे से क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि कोशिकांग मिलते हैं अलग अलग टाइप के, वो कोशिकांग भी क्या होते हैं, अधिकांश द्रव्य अंगक कोशिकांग। द्रव्य अंगक मतलब कोशिकांग, वही बात है यहाँ पे। अधिकांश द्रव्य अंगक या कोशिकांग नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं और अच्छे से विकसित होते हैं। जब कोशिका के अंदर कोशिकांग कम होंगे या अच्छे से नहीं होंगे तो उसके सारे कार्य को, उसका जो कार्य है कोशिका का, उसी का असंगठित भाग को करना पड़ेगा। जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है उसका असंगठित भाग है, मतलब जो स्पष्ट नहीं है उसे ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। हमें पता है कि पादपों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैसे, एक थैले की संरचना, जो झल्लीदार पुट्टी का मतलब कि एक थैले की संरचना में दिखाई देता है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो प्लास्टिड में होता है।
इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना दिखाई गई है कि देखिए ये कोशिका भित्ति है, उसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली है, राइबोसोम्स है, अभी इसके अंदर कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। आगे हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। इस टॉपिक का भी नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।